नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है। कौन कौन सी खबरें होंगी आज? देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। इन 2 चरणों की वोटिंग में 20 जिले की 113 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं और अब चर्चा इस बात की छिड़ चुकी है कि आखिर पश्चिमी यूपी में किसका जादू चला है। जाटलैंड की बात करें तो उसका जादू चला है या फिर यूपी की सियासत क्या कहती है, क्या कहता है अगले चरण के मतदान को लेकर के राजनीतिक पार्टियों की रस्साकशी का खेल। आज संत रविदास जयंती थी, तो ऐसे में आज संत रविदास सभी को याद आए। पंजाब में भी बात हुई तो संत रविदास की बात हुई। आपको बताएंगे कैसे केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने संत रविदास को याद किया। आपको बताएंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी ने कैसे रविदास को याद किया। इन तमाम राजनीतिक खबरों के अलावा आज हम यूक्रेन मामले की भी बात करेंगे। बहुत संवेदनशील मामला है। यूक्रेन मामले को लेकर के पुतिन और बाइडेन में जुबानी जंग तेज हो गई है। यूक्रेन पर हमले के खतरों के बीच रूस ने मंगलवार को ऐलान किया कि वो यूक्रेन की सीमा से अपनी कुछ टुकड़ियों को हटा रहा है। हालांकि यूक्रेन ने कहा है कि उसे रूस की बात पर तब विश्वास होगा जब रूसी सैनिक वापस जाते दिखेंगे। वहीं नेटो ने कहा है कि यह ऐलान उम्मीद जगाता है। यह ऐलान उम्मीद जगाता है। हालांकि अभी ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिनसे रूस के दावे की पुष्टि हो सके और इसके अलावा और क्या क्या घटा है ये आप जरूर देखिए। अब देखिए, क्या हम युद्ध चाहते हैं या नहीं, ये सवाल है। बिल्कुल नहीं चाहते, ये जवाब है। और यही वजह है कि हमने बातचीत की प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव रखे, लेकिन हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन और अन्य पूर्व सोवियत देशों को नेटो से बाहर रखने की हमारी मांग को खारिज कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन का बयान सुनिए। Whether we want to have a war in Europe or not, of course we don't. And this is exactly the case why we have proposed to have a talks process, the results of those talks, those negotiations. The Russian military units are returning to their home bases. Indeed, our analysts indicate that they remain very much in a threatening position. World War II was a war of necessity. But if Russia attacks Ukraine, it would be a war of choice. The United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. An attack against one NATO country is an attack against all of us. The United States and our allies and partners around the world are ready to impose powerful sanctions on export controls, including actions that we did not pursue when Russia invaded Crimea in eastern Ukraine in 2014. यूक्रेन में उस वक्त तहलका मच गया जब वहां साइबर अटैक हुआ। आपको बता दें, डिफेंस मिनिस्ट्री और मिलिट्री समेत 10 वेबसाइट वहां पर हैक हुई हैं। रक्षा मंत्रालय, सैन्य बल और 2 सरकारी बैंकों की वेबसाइट हैक हुई हैं। इन बैंकों के कस्टमर शिकायत कर रहे हैं कि बैंक के एप्स नहीं चल रहे हैं। इनसे लोगों को पेमेंट करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन ने कस्टमर्स को भरोसा दिलाया है कि उनका पैसा सुरक्षित है, कहीं जाने वाला नहीं। इस अटैक को डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हमला बताया जा रहा है। आपको इसका मतलब बताते हैं। इसका मतलब है किसी सर्वर को टारगेट करके उस पर इंटरनेट डेटा की बाढ़ ला देना, ताकि सामान्य तौर पर आने वाला डेटा बाधित हो जाए या फिर क्रैश हो जाए। यूक्रेन ने कहा है कि हमले के पीछे रूस का हाथ है। जनवरी में भी यूक्रेन के 70 वेबसाइट्स को हैक किया गया था। उस समय भी यूक्रेन ने रूस पर ही ये इल्जाम लगाया था। यूक्रेन साइबर अटैक पर बाइडेन की चेतावनी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर रूस हमारी कंपनियां या फिर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के खिलाफ साइबर हमले करता है तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। इससे पहले जो बाइडेन ने रूस के प्रधानमंत्री पुतिन से बातचीत की थी, जो कि बिल्कुल बेनतीजा रही। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये जंग का सीन बन रहा है, 100% जंग का सीन बन रहा है। फ्रैक्चर्ड क्राइसिस। दुनिया के सामने इस समय 4 समस्याएं हैं। एक महामारी है, दूसरा क्लाइमेट चेंज है, तीसरा
फ्री एंड ओपन सीज ताकि आपकी इकोनॉमिक रिकवरी, और चौथा आतंक है। ये यूक्रेन कहां से बीच में घुस आया, बहुत दूर है सर। इतना तो आपको बता देता हूं कि मेरे ड्राइवर जो दुनिया के बारे में बहुत कम जानते हैं, कल मुझसे पूछ रहे थे, साहब ये यूक्रेन कहां पर है? रूस अगर हमला करता है तो उसको क्या मिलेगा? सब सारी दुनिया गाली देगी, सारे लोग कहेंगे देखा हमने कहा था व्लादिमीर पुतिन बदमाश है, वो हमला नहीं। सेकेंडली, अगले 48 घंटे में अगर ये लड़ाई होनी है क्या, इसमें बहुत मेजर गेम चल रहा है। आप मुझे बताइए, दिसंबर से बात चल रही है, अमेरिकन इंटेलिजेंस कह रही है कि फरवरी में अटैक होगा। ये अमेरिका के पास इंफॉर्मेशन आई कहां से? ये गेम्स चल रही है। आइए अब समझते हैं रूस और यूक्रेन में कितना फर्क है। यूक्रेन से 28 गुना बड़ा है रूस। रूस का क्षेत्रफल जो है 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्षेत्रफल में यूक्रेन से 28 गुना, इसीलिए हम कह रहे हैं बड़ा है रूस। रूस भारत से 5 गुना बड़ा है। अगर इंडिया के कंपैरिजन में बात की जाए तो 3 गुना यूक्रेन छोटा है। रूस की जनसंख्या कितनी है? 14 करोड़ 4 लाख। यूक्रेन की जनसंख्या कितनी है? 4 करोड़ 4 लाख। जनसंख्या के मामले में भी छोटा, यानी यूक्रेन पिद्दी सा है और रूस जिद्दी सा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो रूस भारी पड़ेगा। यूक्रेन रूस विवाद पर विदेश मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्रालय ने एक कंट्रोल रूम बनाया है। दूतावास में 24 घंटे की हेल्पलाइन सुविधा होगी। MEA ने कहा है कि हम हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। MEA ने भारतीय छात्रों को यूक्रेन छोड़ने की भी सलाह दी है। कल भी हमने आपको बताया था कि भारत सरकार ने कहा है यूक्रेन में बसे हुए भारतीय छात्रों से कि वो जितनी जल्दी हो सके भारत वापस लौट आए। भारत के तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। छात्रों की गुहार सुनते हुए भारत सरकार ने उनकी सुरक्षित वापसी के प्रयास तेज कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने विदेश मंत्रालय के साथ ही यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास में स्पेशल कंट्रोल रूम बना दिए हैं। इस मामले में आइए आपको सुनाते हैं अलीगढ़ में रहने वाले ऐसे परिवार की क्या चिंता है। देखिए, यूरोप के अंदर में जो यूक्रेन अपना एक कंट्री है, उस कंट्री पे रशिया द्वारा, रूस द्वारा अपनी सेना तैनात कर दी गई है और वहाँ किसी भी समय में वो आक्रामक हमले, सैन्य कार्रवाई करने को वहाँ तैयार है। तो अलीगढ़ के अंदर से कई सारे बच्चे, करीब 45-46 बच्चे अलीगढ़ से यूक्रेन के अंदर MBBS कर रहे हैं, अलग अलग सत्रों में। कोई 2nd ईयर में, कोई 3rd ईयर में, कोई 4th ईयर में, इस तरह कई सारे बच्चे वहाँ हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो क्या आई है कि वहाँ की जो इंटेलिजेंस है, यूक्रेन के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी के ऐसे हालातों को देखते हुए इंडियन के स्टूडेंट जो है उनको इन्फॉर्म पहले कर देना चाहिए, तो उनके गार्जियंस को इन्फॉर्म पहले कर देना चाहिए था कि यहाँ स्थिति ऐसे बन रही है, आप अपने जाने की व्यवस्था करें। लेकिन आज जब हालत आज और कल में युद्ध की बन रही है, उसमें कल 15 तारीख को दोपहर में एक रेगुलेटरी एडवाइजरी जारी करी गई कि इंडियन स्टूडेंट्स अपने घर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्यचकित करने की बात यह है कि फ्लाइटों की पोजीशन जो 22 और 23 हज़ार रुपये फ्लाइट का किराया जाता था, आज 1 और 1.5 लाख रुपये किराया वहाँ हो रहा है। लेकिन आज उसके बावजूद भी यहाँ फ्लाइट नहीं है। कई कंट्री ने अपनी फ्लाइटें कैंसिल कर दी है इस मुद्दे को लेकर। तो सबसे बड़ा दिक्कत हम लोगों का ये है कि इंडियन गवर्नमेंट से हम यहाँ माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि वो प्रधानमंत्री महोदय को त्वरित जो है मेल करें और यहाँ की वेदना को, यहाँ की पीड़ा को वहाँ तक पहुँचाएं, ताकि वहाँ से जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनको या तो अगर ऐसी आपदा की स्थिति है तो एयरलिफ्ट कराने की व्यवस्था भारत सरकार कराए और उनकी सुरक्षा की गारंटी ले। इंदौर के तिरुपति नगर में रहने वाले अखिलेश राव के पुत्र प्रणव राव यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। जहां वहां की स्थिति के बारे में जब से उन्होंने सुना है, दोनों ही माता पिता की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई। यूक्रेन क्राइसिस का असर अब हम हिंदुस्तानियों पे भी होता हुआ नजर आ रहा है। भारत के कई सारे लोग यूक्रेन में इस वक्त मौजूद हैं, खासतौर पे स्टूडेंट्स और मेडिकल स्टूडेंट्स की ये कहा जाए कि पढ़ाई के लिए जो पहुंचे हैं वहां पर उनकी सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि पेरेंट्स जो यहाँ हैं दे आर इन सॉर्ट ऑफ अ डायलेमा। उन्हें डायलेमा ये है कि वो अपने बच्चों को घर वापस बुलाएं या उनकी सुरक्षा की किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं उसे किस तरीके से सॉर्ट आउट करें। राव साहब मेरे साथ में मौजूद है। राव साहब, ये बताइए कि आपका बेटा कब गया था, अभी पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उनकी? मेरा बेटा 2017 में भारत से यूक्रेन MBBS मेडिकल की पढ़ाई के लिए गया था और अभी तक उसे 9 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 10वें सेमेस्टर की जो उसकी परीक्षाएं हैं वो 2 माह बाद होनी है। कल जब मैंने उससे बात करी तो कल तक वो कह रहा था पापा बहुत अच्छी स्थिति है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और जो हमारी एम्बेसी है लगातार वहाँ पे छात्रों के संपर्क में है। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
अभी 5-7 मिनट पहले मेरी इससे व्हाट्सएप पे चैटिंग हुई, तो अभी भी वो क्लास में ही है। मतलब वहाँ किसी प्रकार का इस समय पर कोई तनाव नहीं है। पर मेरा मानना ये है कि मैं एक पिता होने के नाते मेरी चिंता बहुत वाजिब है, लाजमी भी है, और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें। और पर इस बीच में एक दुखद खबर अभी ये आई, कुछ देर पहले मैंने देखा कि फ्लाइट की जो टिकट वहाँ 25-27 हज़ार थी, वो 2 से 2.5 लाख के बीच हो गई है। तो मैं केंद्रीय विमानन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि ऐसी आफत के समय पर जो रेट एकदम बढ़ाए हैं भारत की एयरलाइंस ने, जो भी हैं वो प्राइवेट हैं या सरकार की हैं, उनसे आग्रह करें, और आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि उन्हें यथास्थिति रहे। अहमदाबाद के टेक्सटाइल कारोबारी की बेटी भी यूक्रेन में फंसी हुई है, उनकी भी वही चिंता है जो इन परिवारों की आपने अभी सुनी। मेरी डॉटर यूक्रेन में, सना सिराज पटेल नाम है उसका, और ये यूक्रेन गए उसको 2 महीने हुए हैं, MBBS के ग्रेजुएशन के लिए गई है, और उधर परिस्थितियां अभी खराब हैं। रोज़ हमसे बात उनसे हो रही है, वो कह रही है कि पापा इधर सिचुएशन थोड़ी ख़राब है, और यूनिवर्सिटी और सब जगह से बोल दिया गया है कि आप अपना टिकट बुक करवाइए और इंडिया के लिए रवाना होने के लिए सेफ जोन में रहेंगे, इसलिए उन्होंने बोल दिया है। उन्होंने मेरी बेटी से जो बात हुई, उन्होंने बोला कि अभी जो फूड्स वगैरह उनको अच्छी तरह से प्रोवाइड हो रहा है, पर यूनिवर्सिटी ने जो ऑफलाइन क्लासेस चालू थे वो सब ध्यान में रख के अभी ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है। दे आर डूइंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर दिस ग्रेजुएशन। सो वरीड यही है कि अभी तक तो सब कुछ मिल रहा है, बट परिस्थितियाँ आगे क्या होगी वो क्रॉस फिंगर है। सो सभी पेरेंट्स इधर के, इंडिया के, और उधर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे बहुत ही मतलब पैनिक है। जिनके बच्चे यूक्रेन संकट में फंस गए हैं, उनके अभिभावकों को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिया है कि केंद्र सरकार उनके लिए जरूरी उपाय कर रही है। ये हमारी केंद्र की सरकार हर तरह से सक्षम है और वो पूरी तरह से व्यवस्थाएं बना रही है, और हमें पूरी उम्मीद है केवल मध्य प्रदेश ही क्यों, देश भर में जहाँ के भी लोग हैं उन सब की व्यवस्था करेगी, और हम भी पूरी तरह से निगाह रखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस संकट से भारत के कारोबार पर क्या असर पड़ेगा और क्यों असर पड़ेगा? देखिए, भारत यूक्रेन का दवा, इलेक्ट्रिकल मशीनरी बेचता है। भारत यूक्रेन से खाने का तेल और खाद खरीदता है। भारत यूक्रेन से न्यूक्लियर रिएक्टर भी खरीदता है। भारत यूक्रेन के बीच 2020 में 2.69 बिलियन का डॉलर का व्यापार हुआ है। यूक्रेन और रूस में युद्ध हुआ तो इस व्यापार पर असर पड़ेगा। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह असर कोई छोटा मोटा असर नहीं होगा, बल्कि बड़ा असर होगा। इन तमाम खबरों पर जो यूक्रेन और रूस के बीच विवाद चल रहा है, उसे लेकर के जो भी खबरें आएंगी उस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं और अब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की बात करते हैं सीएम चन्नी के उस विवादित बोल की, जिससे यूपी और बिहार में बवाल मच गया है। पंजाब के रूपनगर में एक रैली के दौरान प्रियंका के बगल में खड़े सीएम चरणजीत चन्नी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रियंका पंजाबियों की बहू हैं, सारे पंजाबी एक हो जाओ, जो बाहर से आकर यहां राज करना चाहते हैं उनको पंजाब में फटकने नहीं देना है। इधर चन्नी ने यह कहा और उधर प्रियंका गांधी ने जमकर ताली बजाई। बिहार से दिल्ली से पहिए आगे राज करने भाई पंजाबियों की नो है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण है, पंजाबियों की बहू है। तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेडे यूपी दे, बिहार से दिल्ली से पहिए आगे राज करने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के इस भैया वाले बयान पर प्रियंका गांधी के मुस्कुराने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जोरदार हमला हुआ है। उन्होंने कहा है कि लोग यूपी का अपमान करने का काम करते हैं और यूपी की जनता इनको सबक सिखाएगी। परिवार के सदस्य उत्तर प्रदेश को अपमानित करने से पीछे नहीं हटते।
वायनाड की बात हो, केरल में जाकर जो राहुल गांधी जी ने उत्तर भारतीय और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कहा, वो उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। जहां से वो 4-4 बार सांसद चुने गए, उसी उत्तर प्रदेश को अपमानित करने का काम राहुल गांधी जी ने किया। कल प्रियंका गांधी जी के समय पंजाब के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों का जो अपमानजनक बयान दिया है, और इसको लेकर आपत्ति व्यक्त नहीं प्रियंका जी ने की, बल्कि हंसना शुरू कर दिया। क्या उत्तर प्रदेश का अपमान कांग्रेस के नेता ऐसे ही करेंगे? बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा है कि चन्नी का यूपी बिहार पर भद्दा मजाक और उसके बाद प्रियंका का मुस्कुराना इस पर ठीक नहीं है। इसका जवाब उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता देगी। उत्तर प्रदेश की जनता और बिहार की जनता का अपमान करने वालों को उत्तर प्रदेश में लाकर जिस तरीके से सम्मानित करने का काम विभिन्न राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं, वो जनता देख रही है। पहले सुश्री ममता बनर्जी, जिन्होंने गुंडे और माफिया कहा था उत्तर प्रदेश की जनता को, उसको अखिलेश यादव ले आते हैं उत्तर प्रदेश में, सम्मानित करते हैं। अब चन्नी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, घृणित बातें कही, और जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा मुस्कुरा रही हैं, इस मुस्कुराहट का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता वोट के चोट से देगी। जो एक नेगेटिव पेजोरेटिव टर्म है, अपमानित करने वाली एक जो बात है, वो उनके सामने कहता है और उसके सामने तालियां बजाती है प्रियंका वाड्रा, उन्हें रोकती नहीं है। ये बार बार उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता का अपमान करना, ये गांधी वाड्रा परिवार का चरित्र बन चुका है। राहुल गांधी ने भी जब अमेठी से चुनाव हारा था, तो उन्होंने पूरे उत्तर भारत के लोगों पर प्रश्न चिन्ह उठा दिए थे, उन्होंने पूरे उत्तर भारत का अपमान किया था। अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का, बिहार का अपमान किया जा रहा है, और प्रियंका वाड्रा जो कहती मेरा पूरा परिवार उत्तर प्रदेश से है, वो तालियां बजा रही है, चीयर कर रही है। ये इस प्रकार से अपमानित करने के लिए ही उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले भी कांग्रेस को सबक सिखाया है और आगे भी सबक सिखाएंगे। आपके मुख्यमंत्री ने बिहारियों के लिए भैया कह के उनको पंजाब से निकालने की बात कही है, और जब वो बात कह रहे थे तब जिस तरह प्रियंका जी मुस्कुरा रही थी, बिहारी अपना गम छुपा रहे हैं। क्या बातें आप, क्या प्रियंका जी की मौजूदगी में बिहारी का और यूपी के लोगों का, बिहार, यूपी और पूर्वांचल के लोगों को भैया कह के ऐसा अपमान किया है, इसका जवाब यूपी की जनता देगी, बिहार की जनता कांग्रेस को देगी। हम अपने यहाँ यूपी में और बिहार में रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, हम किसी के भरोसे नहीं हैं, लेकिन अगर बिहार के लोग कहीं काम करने जाते हैं, उनका कोई मुख्यमंत्री खुलेआम इस तरह से अपमान करे और कांग्रेस नेतृत्व वहीं पर बैठा हो, तो ये बिहार, यूपी के लोग कभी इसको स्वीकार नहीं कर सकते। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी चन्नी की इस टिप्पणी की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत शर्मनाक है। केजरीवाल ने कहा कि प्रियंका गांधी भी यूपी से हैं, इसीलिए क्या वो भी भैया हैं? शर्म की बात है कि किसी भी ये हमारा पूरा देश एक है, किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी भी तो यूपी को बिलोंग करते हैं, तो वो भी तो भैया हो गई। तो भैया यूपी और बिहार के लोगों को टारगेट करने पर चन्नी अब पूरी तरह से घिर चुके हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का पंजाब के सीएम चन्नी पर हमला हुआ है। देखिए, चन्नी ने यूपी और बिहार के लोगों का अपमान किया है, ये मायावती का कहना है। यूपी और पंजाब की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी, बिहार के लोग भी इसका विरोध करें, ये मायावती का रिएक्शन है। चन्नी का यूपी बिहार के लोगों का इस तरीके से अपमान करना, उस पर प्रियंका गांधी का ताली बजाना, उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को लेकर के क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए।
बिहार वालों को पंजाब से बाहर निकालना, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये हक देती है कि हम अपने कंट्री में कहीं भी जाके कोई भी चीज रोजगार कर सकते हैं जब तक हम किसी चीज को हानि ना पहुंचाए। और प्रियंका गांधी जिनकी दादी, जिनके भाई, मम्मी सब कुछ यूपी से लड़ रहे थे, यूपी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे थे और खुद वो यूपी की हैं, और ऐसी बयान सुनने के बाद भी वो अगर खड़े होकर मुस्कुरा रही हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी से हैं और कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो वो किसी राज्य विशेष के लिए नहीं बोल सकती कि इस राज्य की अगर आलोचना हो रही है तो वो हंसे, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। जनता भी मानती है कि हंसना नहीं चाहिए था, ताली नहीं बजानी चाहिए थी, गलती हुई थी तो करेक्ट करना चाहिए था। बहरहाल क्योंकि खबर अभी बाकी है इसीलिए जागते रहो। एक छोटा सा ब्रेक लेकर फौरन वापस आ रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं संत रविदास की। दलित वोटों की आस पूरी करेंगे क्या संत रविदास? चाहा ऐसा राज में जहां मिले सबको अन्न, छोटा बड़ा सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। आज इन्हीं महान संत रविदास की जयंती है। इस मौके पर आज हिंदुस्तान की सारी राजनीति भी भक्ति लहर में गोते लगाती नजर आ रही है। दलित समाज के संत रविदास का जन्म वाराणसी में हुआ था। उनकी जन्मस्थली दलितों के लिए बड़ा तीर्थ स्थान है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में संत रविदास के मंदिर पहुंचकर उनके दर्शन का लाभ ले चुके हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने वाराणसी में संत रविदास के दर्शन किए, जबकि केजरीवाल और भगवंत मान जालंधर में संत रविदास के मंदिर पहुंचे। वैसे चुनावी मौसम में नेताओं को संत रविदास याद आने की वजह बेहद खास है। असल में दलित समाज के संत रविदास का सीधा पंजाब और यूपी से कनेक्शन है। अकेले पंजाब से हर साल संत रविदास की जयंती पर दलित समुदाय के लाखों लोग पंजाब से वाराणसी जाते हैं। आपको याद होगा संत रविदास जयंती की वजह से ही पंजाब में चुनाव की तारीखें भी टाल दी गई थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या संत रविदास की आराधना से दलित वोटों की साधना पूरी हो पाएगी? साथियों, संत रविदास जी का एक दोहा है और ध्यान से सुनिए, और जब ध्यान से सुनोगे तो आपका भी पक्का विश्वास हो जाएगा कि मोदी की सरकार वही कर रही है जो संत रविदास जी कह के गए हैं। संत रविदास जी ने अपने दोहे में क्या कहा है, और उन्होंने ऐसा चाहो, संत रविदास जी ने कहा है, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में, मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। आइए अब नजर डालते हैं कि कैसे पीएम मोदी ने आज रविदास मंदिर में उनके दर्शन किए, जन्मोत्सव को मनाया। समझिए तस्वीरों के मायने। दरअसल 20 फरवरी को पंजाब की सभी 117 सीटों पर और यूपी में तीसरे चरण का मतदान होने वाला है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल दलित समाज की नाराजगी का खतरा उठाना नहीं चाहता है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। पंजाब में तकरीबन 32% दलित मतदाता हैं, जो 58 से ज्यादा सीटों पर अपना सीधा प्रभाव रखते हैं। इसी वजह से कांग्रेस ने दलित कार्ड खेलते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया और अब चन्नी को आगे बढ़ाकर दलित वोटों को साधने की कोशिश में है। अब अगर यूपी की बात करें तो 403 सीटों में से 84 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यूपी में 21.1% दलित वोटर हैं, जो 300 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो इसीलिए हर राजनीतिक पार्टी अब दलितों को साधने में जुट गई है। रविदास जी के भक्त
हर सरकार से इसकी मांग करते थे, हर व्यक्ति से इसकी मांग करते थे, लेकिन चुनाव आता था, लंगर चखना, फोटो निकालना और भाग जाना, यही होता था। भाजपा सरकार वहां संत रविदास जन्मस्थली विकास परियोजना पर भी तेजी से काम कर रही है। आखिर संत रविदास कौन हैं जो चुनाव के मौसम में इस तरह नेताओं के पसंदीदा हो गए हैं? कोई नेता नहीं चूक रहा है संत रविदास जी के मंदिर में जाने से। रविदास जयंती के कारण ही पंजाब में चुनाव की तारीखें बढ़ाकर के 20 फरवरी कर दी गई। सियासत में इतने महत्वपूर्ण हो गए रविदास, आखिर हैं कौन? कौन थे संत रविदास? देखिए, काशी में इनका जन्म हुआ था। भक्तिकालीन संत, भक्तिकाल के महान संतों में से एक है रविदास। रविदासिया संप्रदाय के संस्थापक स्वामी रामानंद के शिष्य थे वो। संत रविदास के संत कबीरदास के करीबी थे। भक्त मीराबाई के गुरु थे। जाति भेद, वर्ण भेद के कट्टर विरोधी थे। चर्मकार कुल में उनका जन्म हुआ था। जूते बनाने का काम करते थे। गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनके दोहे समाहित हैं। अब आपको बताते हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में संत रविदास मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पहुंचकर संत रविदास की प्रतिमा के आगे अपना माथा टेका और पूजा अर्चना की और इसके बाद लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया। सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का पावन जन्मदिन भी है। ये हमारा सौभाग्य है कि संत रविदास जी महाराज का जन्म इस काशी की पवित्र धरती पर शीर गोवर्धन में हुआ है। अब बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत गौतम से जानते हैं कि क्या ये सब रविदास जयंती पर दलित वोट साधने की कोशिश है। सकते कि रविदास जी के पूजा कर लिए तो इसके मतलब दलित वोट साधने की बात है। वो अपने स्वयं प्रेरणा से रेगुलर ही वो सभी धर्म गुरुओं को के प्रति वो नमन करते हैं और कभी ऐसा नहीं। हाँ, और राजनीतिक दल को हम बोल सकते हैं जो उनको देखकर आज बनारस में भी जा रहे हैं। बनारस में अगर वो वहां पर बनारस में भी अगर राजनीतिक दल जा रहे हैं तो वहां पर भी देखेंगे, अरे ये लंगर हाल किसने बनाया, अरे रोड इतनी बड़ी किसने बना दी, अरे मंदिर की भव्यता कैसे बन गई। वो जब भी उनको मोदी जी ही याद आने वाले हैं। और चुनाव तो हर साल चलता रहता है, कभी कहीं चलता रहता है। मेरे ख्याल चुनावों से उसको नहीं जोड़ना चाहिए। मोदी जी की भावना एक पवित्र भावना के तहत वो काम। आइए अब आपको बताते हैं कि यूपी में दलित कैसे कहां की सियासत में दबदबा रखते हैं। देखिए, यूपी में कुल आबादी का 21% दलित है और इस दलित आबादी में भी कई जातियों की हिस्सेदारी है। समझते हैं इस हिस्सेदारी के खेल को। देखिए, 21% दलित, जाटव 55%। माना जाता है कि जाटव जो हैं बसपा के साथ हैं क्योंकि मायावती खुद जाटव हैं। पासी 16% हैं। माना जाता है कि ये बीजेपी के साथ हैं। कनौजिया धोबी 16% हैं। ये बटे हुए हैं, यानी कि हवा को भांप कर वोट देते हैं। कोल 4.5% है। धनुक 1.5%, वाल्मीकि 1.3%, खटी 1.2% और ये भी पिछले 3 चुनावों में बीजेपी के साथ रहे हैं। अन्य अगर बात करें तो 4.5% हैं। समाजवादी पार्टी पूरा दम लगा रही है इन वोटों को साधने के लिए। तो ये पूरा समीकरण अब दलितों के आसपास है और दलितों को साधने का मतलब है चुनाव को साधना। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बसपा से गठबंधन किया था, लेकिन दलित वोट उसे नहीं मिले थे। चलिए अब बात करते हैं पंजाब के सीएम की। चन्नी जो हैं संत रविदास के दर्शन करने के लिए उनके जन्म स्थान काशी पहुंचे।
यहां उनके साथ राहुल और प्रियंका गांधी मौजूद थे। तो वहीं पंजाब को साध रहे केजरीवाल पंजाब के आपके सीएम फेस भगवंत मान के साथ जालंधर के रविदास मंदिर पहुंचे। देखिए नेताओं की रविदास भक्ति। वाराणसी में चन्नी ने दर्शन किए संत रविदास मंदिर पहुंचकर, और जालंधर में केजरीवाल ने पूजा अर्चना की। तो इसीलिए हमने आपको अच्छी तरह से खबर और खबर के पीछे की खबर भी समझाई कि चुनाव से संत रविदास का क्या कनेक्शन है। 15वीं और 16वीं सदी के संत रविदास दलित थे, ये सबसे बड़ा कारण है सियासत में संत के जरिए उनके भक्तों को साधने का। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब की 2.77 करोड़ जनसंख्या में दलित आबादी का हिस्सा 32% के करीब है। ये किसी भी भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा और राष्ट्रीय स्तर पर 16% हिस्सेदारी के करीब है। अनुसूचित जाति में भी 4 समुदाय मजहबी, रविदासिया, आदधर्मी और वाल्मीकि प्रमुख हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि 32% आबादी कैसे पंजाब में कहां-कहां कैसे बटी हुई है। दलित समीकरण क्या है पंजाब के, ये समझना जरूरी है। कुल आबादी 32% दलित हैं, 39 जातियां अनुसूचित जाति में शामिल हैं, 34 SC सीटें हैं पंजाब में, 18 जिलों में 25% से ज्यादा, 40% दलित दोआबा क्षेत्र में, दोआबा में 23 विधानसभा सीटें हैं, 30 से 40% दलित मालवा क्षेत्र में, 69 सीटें जो हैं विधानसभा सीटें वो मालवा में है, 25 विधानसभा सीटें माझा क्षेत्र में हैं। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी खुद रामदासिया वर्ग से आते हैं। पंजाब के सीएम पद की कुर्सी पर चन्नी को बिठाने के दांव को कांग्रेस के दलित वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के रूप में ही देखा गया था, और अब वही सीएम फेस हैं। तो इसलिए ये समझा जा रहा है कि दलित वोटों को समेटने, घेरने की ये एक कांग्रेस की राजनीतिक दांव है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हिजाब विवाद की। हिजाब को लेकर के अभी तक विवाद जो है वो शांत नहीं हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। खासकर दक्षिण भारत में हिजाब को लेकर के ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्राएं हिजाब पहनकर जहां स्कूल कॉलेज पहुंच रही हैं, वहीं वो हिजाब के समर्थन में जगह जगह पर प्रदर्शन भी कर रही हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में PFI ने अपने पोस्टर लगा दिए, तो तमिलनाडु के तुमकुर में छात्राओं ने पैदल मार्च कर निकाला और हिजाब का समर्थन किया। इसी तरह हुबली और चेन्नई में भी लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन हुए। यूपी में गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें पुलिस महिलाओं पर लाठियां चलाती हुई दिख रही है। बताया जा रहा है कि जब कुछ महिलाएं हिजाब को लेकर के प्रदर्शन कर रही थीं, तो उस दौरान पहले पुलिस से झड़प हो गई और उसके बाद पुलिस ने लाठियां चला दी। ये वीडियो देखिए, 3 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। और देखिए दिनांक 20 संडे को, पिछले संडे को एक अचानक से जब हमारी पुलिस पार्टी पेट्रोलिंग कर रही थी, तो 10-15 के करीब महिलाएं जो है सड़क पे आके इकट्ठा थी। तो उनको आचार संहिता का और उसका हवाला देते हुए 144 का उल्लंघन का उन्हें वहां से हटाया गया। अब कुछ कतिपय मांगों को लेकर उनका प्रदर्शन था, जिसको स्थानीय पुलिस बल द्वारा समझा बुझा के वो हटाया गया और उनके द्वारा जो पुलिस के साथ अभद्रता की गई थी उस संबंध में अभियोग भी पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना की जा रही है। वहीं किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हिजाब मुद्दे पर सरकार पर निशाना साध दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार हिजाब के मुद्दे पर जनता को उलझा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? हमने तो कहा भाई इनसे हिसाब किताब करो। ये हिजाब की बात कर रहे, आप अपना हिसाब और किताब इन 2 चीज पे बात करो। ये स्कूल बंद रख के देश की जनता को, बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, उस पर बात करो। बैंकों से कौन कौन कंपनी पैसे लेकर भागी, उस पर बात करो। गन्ने के भुगतान पर बात करो। जिसको जो भी नुकसान हो रहा है उन सब पे बात करो। हिसाब और किताब पर बात करो।
हिजाब पर ही चलने वाला। ये अभी भी ये चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो। इस पूरे मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज क्या कुछ हुआ ये आपको बताते हैं। हिजाब मामले पर आज सुनवाई का तीसरा दिन था। हिजाब विवाद पर आज भी कोई फैसला नहीं हुआ। कल भी ये सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट में याचिकाकर्ता वकील की दलील थी। वकील ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम का हवाला दिया। स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म बदलने पर नोटिस देना जरूरी है, कहा गया। परिजनों को 1 साल पहले ही सूचित करना आवश्यक है। हिजाब बैन पर जानकारी 1 साल पहले देनी चाहिए। सरकार ने सिर्फ हिजाब पर ही बैन क्यों लगाया, ये वकील ने कहा। सरकार ने अन्य धार्मिक चिन्हों पर विचार क्यों नहीं किया? चूड़ी और क्रॉस पहनने पर बैन क्यों नहीं है? धर्म के आधार पर मुस्लिम छात्राओं से भेदभाव क्यों? धर्म के आधार पर भेदभाव आर्टिकल 15 का उल्लंघन। वकीलों ने बहस का समय भी निर्धारित करने की इस सिलसिले में कोर्ट से मांग की इन दलीलों के साथ। हिजाब पर भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों को गंदी नजर से नहीं देखते, इसलिए मुस्लिम लड़कियां हिजाब न पहने। सनातन संस्कृति में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है कि अपना चेहरा छुपाने के लिए, तो मुझे लगता है ये कहा जाता है कि हिजाब जो है वो चेहरे पे डालना चाहिए और डाल करके निकलना चाहिए। क्यों? किससे डर, किससे पर्दा? तो भैया मैं कहती हूँ बिल्कुल स्पष्ट बात है कि पर्दा उससे करना चाहिए जो हमारे तरफ कुदृष्टि रखता है। क्योंकि खबर अभी बाकी है, इसीलिए जागते रहो। आज जागते रहो के एडिशन में इतना ही। कल खबर और खबरों के पीछे की खबर लेकर इसी तरह से फिर हाजिर होंगे रात ठीक 9 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।